अब एग्रीगेट डिमांड में जो डिमांड था वो एक्चुअल डिमांड नहीं था, वो प्लान्ड डिमांड था। सेम एज इट इज़ यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई में जो सप्लाई होने वाला वो एक्चुअल सप्लाई नहीं है, वो प्लान्ड सप्लाई है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और ये 3 पार्ट में बन के आएगा वीडियो बच्चा। एक पार्ट में तो कंप्लीट होने वाला नहीं, कुछ लंबा टॉपिक है। और बात ये है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या। डिमांड आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा था पहले। डिमांड एक इंडिविजुअल डिमांड भी हो सकता है, मार्केट डिमांड भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब अगर सिंपल सादा भाषा में बताया जाए तो टोटल डिमांड, वो भी एक इकोनॉमी का, वो भी जो चारों सेक्टर, जितने सेक्टर 4 सेक्टर से चारों सेक्टर जो डिमांड कर रहे हैं उसकी बात होगी, वो भी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब आपको अच्छे से पता, आप कॉमर्स के बच्चे हो, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में वो खत्म होता है। बात समझ में आया। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि क्लास 11 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, मान लो एक सिंगल कंज्यूमर है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो एक बोतल की डिमांड कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो एक बोतल की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है? एक बोतल की डिमांड कर रहा है, एक बोतल की, 1 बोतल। ठीक है, एक बोतल की डिमांड कर रहा है। ठीक है, 1 बोतल जो कॉस्ट कर रहा है 10 रुपए के, उसकी दाम कितना है? 10 रुपए का। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, अगर सिमिलर मान लो मेरे ही मार्केट वाले एरिया पे मान लो एक मार्केट है जिसका नाम सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में 6 लोग हैं और ये 6 के 6 लोग इस बोतल की डिमांड कर रहे हैं। 6 लोग एक एक बोतल की डिमांड कर रहे हैं, तो कितने बोतल की डिमांड आ गई बच्चा? 6 बोतल की डिमांड आ गई। और एक बोतल का दाम 10 रुपया, तो इन्होंने कितना पे कर रखा? 60 रुपया। ये होता है मार्केट डिमांड। ये पर्टिकुलर एक मार्केट की बात हो रही है। लेकिन जहां पूरे एक देश की बात होगी, पूरे एक इकोनॉमी की बात होगी, वो अगर पूरे इकोनॉमी का जो डिमांड है, पूरे इकोनॉमी का जो डिमांड आएगा बोतल के लिए, मान लो 10,000 बोतल की डिमांड आ गई। कितनी बोतल की? 10,000 बोतल। बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ, 10,000 तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगा। बस मान के चलो 10,000 बोतल, 1,000 बोतल की डिमांड आ गई, और जिसके लिए पूरी इकोनॉमी को कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपया। ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। क्या हो गया बच्चा? एग्रीगेट डिमांड। और एक और चीज़, यहाँ पे तो मान लो एक कंज्यूमर था, यहाँ भी कंज्यूमर था, लेकिन एक इकोनॉमी में बस कंज्यूमर ही डिमांड नहीं करते, बस कंज्यूमर डिमांड करते, बस हाउस होल्ड सेक्टर ही डिमांड नहीं करते, सारे सेक्टर डिमांड करते। कौन कौन से सेक्टर आपको पढ़ाया गया था? सर्कुलर फॉर इनकम में, नेशनल इनकम में पढ़ाया गया था। कौन कौन होते हैं सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। करते हैं कि नहीं करते? प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। फिर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। ये आपने पढ़ रखा है। ये चारों सेक्टर की डिमांड की बात करते हैं हम, और ये चारों सेक्टर जो एक इकोनॉमी में डिमांड करता है उसको हम बोलते हैं क्या? एग्रीगेट डिमांड। और ये डिमांड भी ना एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च तक, बस 1 साल की बात हो रही है। और एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पे, ये एक्चुअल डिमांड नहीं है, ये प्लान्ड डिमांड है। अगले साल इतना डिमांड होगा, हुआ नहीं है, होगा। यहाँ तो इसने डिमांड करा है, यहाँ इसने डिमांड करा है, लेकिन यहाँ डिमांड होगा। ये एग्रीगेट डिमांड है बच्चा। क्या है? एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आ गया? ठीक है। और एक और चीज़ समझ लीजिए, कि एडी, एग्रीगेट डिमांड, हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। दोनों सेम चीज़ है। कैसे सर? कैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड हो सकता है? ये बताओ। पूरे इकोनॉमी की अगर बात की जाए, छोड़ो इकोनॉमी की बात की, छोड़ो मार्केट डिमांड में आ जाओ, यहाँ समझ में आ जाएगा। 6 लोग थे, 6 लोगों ने कितना डिमांड किया? 6 बोतल की डिमांड किया। कितना रुपया इन्होंने खर्चा किया? 60 रुपया किया। ये 60 रुपया इनका टोटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? ये 60 रुपया इनका टोटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है या नहीं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। ये 60 रुपये ही उनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, और ये 60 रुपया ही एग्रीगेट डिमांड है। डिमांड भी तो इतना ही हुआ, जितना खर्चा हुआ है उतना ही तो डिमांड हुआ। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम चीज़ है बच्चा। चलो आप डेफिनेशन शुरू करते हैं, ध्यान से लिखिएगा। एग्रीगेट डिमांड इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है,
डेट द पीपल प्लान, प्लान डेट द पीपल प्लान यानी प्लान्ड है, ये एक्सपेंडिचर प्लान्ड है, ये एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, ये नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में ये एग्रीगेट डिमांड होने वाला है। टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है वो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, कोरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। भाई सबका लेवल ऑफ इनकम तो अलग होगा ना, कोई 100 रुपये कमा रहा होगा, कोई 200 कमा रहा होगा, कोई 1000 करोड़ कमा रहा होगा, सबका डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होगा, और जैसा इनकम होगा उस हिसाब से वो डिमांड कर रहे होंगे। बात समझ में आया? ये है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया बच्चा? एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो पीपल प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीपल प्लान कर रहे हैं टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो भी उनके डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड बच्चा? चलते हैं अब अगर सवाल पूछा जाए कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, देखो स्टॉक तो होता है ना कि एट ए पर्टिकुलर टाइम कितना है, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का नहीं बताएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं बताएंगे, हम बताएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का, एक साल का एग्रीगेट डिमांड इतना है। बात समझ में आ गया? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखिए, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, क्या वो विश कर रहे हैं स्पेंड करने की, उनकी क्या इच्छा है स्पेंड करने के लिए, और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, और क्या वो उनकी प्लानिंग है स्पेंड करने के लिए। ये इससे हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। एडी ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, वो किस तरह मेजर किया जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बिहेवियर ऑफ एडी विथ रेफरेंस टू एडी शेड्यूल। चलो इसको पहले पढ़ने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बताओ इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? आपको बता रखा था कितने सेक्टर होते हैं। एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, यही चीज, सेम चीज, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चा? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैंने बताया था ना कि बस आप एक इंडिविजुअल को मत सोचिए कि बस पीपल ही डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने सेक्टर्स है इकोनॉमी में, वो जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुआ है देश के अंदर, उसकी बात हो रही है एग्रीगेट डिमांड में। अब बात यहाँ ये समझिए, इन दोनों को हम बोलते हैं टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, और इन तीनों को हम बोलते हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, और चारों को मिला के हम बोलते हैं फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी। देखिएगा, यहां पे हमने क्लोज लगाया, यहां क्लोज लगाया, यहां पे ओपन लगाया। क्यों? देखो, क्लोज का मतलब ये टू सेक्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? बस हाउस होल्ड सेक्टर की और प्रोड्यूसर सेक्टर की, देश के अंदर के लोग हैं क्लोज्ड, देश के अंदर के लोग। तीसरे सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये भी तीनों शहर आपके देश के अंदर के, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी। अब चारों को ऐड कर दीजिए, जहां पे आप नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं यानी फॉरेन सेक्टर्स की बात करते हैं, तो ये हो गया ओपन सेक्टर, यानी आपने बाहर वाले मार्केट्स को, बाहर वाले कंट्रीज को या बाहर वाले कंपनीज को अलाउ कर रखा है अपने देश में आके एक्सपेंड करने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो वो हो गया ओपन सेक्टर, ओपन इकोनॉमी। बात समझ में आया? क्लोज सेक्टर में क्या है? देश के अंदर पे, जहां में आपने बाहर वालों को अलाउ नहीं किया। तीसरे यानी गवर्नमेंट, यहाँ पे भी आपने बाहर वालों को अलाउ नहीं किया, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर यानी देश के अंदर की बात हो रही है। लेकिन जब चारों आ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहर वाले भी आ रहे हैं इंडिया में, बाहर के देश वाले भी आ रहे हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रखा है। क्या कर रखा है बच्चा? ओपन कर रखा है, ओपन टू ऑल कर रखा है। वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओपन
इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चा? फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी। इस चीज को समझ में आ गया। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, तीनों को ऐड कर दिया थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, चारों को ऐड कर दिया जाता है फोर्थ सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। ये चार सेक्टर है। अब इन चार सेक्टर को हम लोग इस क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, किस टर्म से इसको यूज किया जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर को हम बोलेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, अभी भी बताया था आपको। प्रोड्यूसर सेक्टर को बोलते हैं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बच्चा? आई से। गवर्नमेंट सेक्टर को हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? जी से। अब गवर्नमेंट में ना एक और चीज़ है, ये दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। अब कौन सी दोनों चीज़? ये कंजम्पशन को भी इंक्लूड करता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करता है। क्या होता है कंजम्पशन और क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इस चीज़ को समझिए। गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है कंजम्पशन पर्पज से, डिफेंस वालों के लिए फूड, डिफेंस वालों के लिए कपड़ा, ये कंजम्पशन पर्पस के लिए। लेकिन वही गवर्नमेंट अगर डैम्स, ब्रिज, रोड बना रही है तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ को ऐड करेंगे। दोनों चीज़ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जी से। और ये दोनों चीज़ को ऐड करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चा? कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कलेक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि सरकार का दोनों काम, वो कंजम्पशन भी करती है। जैसे मार्केट में अगर वो डिमांड कर रही है तो कुछ चीज़ वो कंजम्पशन के लिए कर रही है, कुछ चीज़ वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कर रही है। बात समझ में आया? हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन पर्पज के लिए कर रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट दोनों चीज़ कर रही है, वो कंजम्पशन भी कर रही है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। अब बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, जहाँ पे एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मतलब इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये हो गया आपका फॉरेन सेक्टर, मतलब बाहर से सामान आ रहा है, इंडिया से सामान बाहर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर या नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। अब अच्छा एक चीज़ समझिए, हमारे चैप्टर्स के लिए, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग बस टू सेक्टर्स की जरूरत है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए तो आपको चारों सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बस हमको कितने सेक्टर्स की जरूरत है? टू सेक्टर्स की जरूरत है। अब यहाँ बात करो, अगर टू सेक्टर्स की बात की जाए, टू सेक्टर क्या बोलते हैं बच्चा? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर यहाँ पर हमको एडी निकालना पड़ा, एग्रीगेट डिमांड निकालना पड़ा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, सी प्लस आई। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा? सी प्लस आई। बात समझ में आया? अगर वही थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की बात की जाए, थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड निकालना होता तो हम तीनों सेक्टर्स को ऐड करते, जहाँ कंजम्पशन सी प्लस आई प्लस जी। बात समझ में आ गया? अगर वही फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बात की जाए, फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकाला जाएगा? चारों सेक्टर को ऐड कर दो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बात समझ में आया? टू सेक्टर में अगर निकालना होगा एग्रीगेट डिमांड तो हम क्या करेंगे? सी प्लस आई। सी प्लस आई मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? थ्री सेक्टर में अगर बात की जाए तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बात की जाए तो चारों सेक्टर को ऐड कर दिया जाएगा, जहां हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। वैसे थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आपको इन दोनों की जरूरत है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसकी जरूरत है? बस टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की। और आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही आपने पढ़ रखा है टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के ऊपर ही। बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। देखो बच्चा, बिहेवियर ऑफ एडी विथ रेफरेंस टू एडी शेड्यूल। एडी का क्या बिहेवियर हो सकता है ये बताओ? इनकम बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी में सबकी इनकम बढ़ेगी तो एडी क्या होगा? एडी में एग्रीगेट डिमांड। इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है? अब देखो, बिहेवियर ऑफ एडी मीन्स हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए
रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। कैसे एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे रेस्पॉन्ड करता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ता जाएगा। और एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ क्या है, दोनों आर सेम, अरे बोथ आर सेम, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय वे ऑफ ए शेड्यूल। एक शेड्यूल की तरफ मैं इसको समझाने वाला हूँ आपको। शेड्यूल यहाँ गिवन है, ठीक है। फिलहाल इससे नहीं, हम लोग खुद से करेंगे अभी। अब देखो शेड्यूल समझते हैं। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की बात हो रही है। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी कौन सा आ जाएगा बच्चा, C+I, बस C+I, हाउस होल्ड सेक्टर का और प्रोड्यूसर सेक्टर का। बात समझ में आया, बस दो सेक्टर का हम लोग लेंगे C+I। फिलहाल यहाँ शेड्यूल मैंने बना रखा है। आप देखिए एक चीज़ हमको बताइए कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो क्या आप कंजम्पशन नहीं करेंगे? इनकम जीरो है तो क्या कंजम्पशन नहीं करेंगे? पहले ये बताइए, करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ बेसिक नेसेसरी आइटम्स है जिसको आपको खरीदना ही पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान जरूरत ही है। इनकम हो ना हो भैया आपको रोटी तो खाना ही पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, मकान पे रहना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आपका इनकम हो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन, अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा। और ये कहीं ना कहीं हम लोग एग्रीगेट डिमांड प्लैंड डिमांड कर रहे हैं। प्लैंड आगे अगले साल के में क्या एग्रीगेट डिमांड होने वाला है। अगर मेरा इनकम बढ़ता जाएगा तो क्या डिमांड, कितना डिमांड बढ़ता जाएगा। अगर इनकम बढ़ता जाएगा तो कितना मेरी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया? अब सुनिए, जब इनकम मेरा जीरो था, इनकम कितना था, जीरो, मेरी कंजम्पशन कितनी थी, 20। क्यों 20 थी? क्यों 20 थी? क्या इनकम जीरो है तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं? कुछ खाऊंगा नहीं? खाऊंगा ना, कुछ तो चाहिए हमको बेसिक नेसेसरी जिंदा रहने के लिए। भैया आए धरती में कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसे भूखे पेट तो मरेंगे नहीं, कुछ तो कुछ चाहिए ही चाहिए। तो एट द लेवल ऑफ इनकम जब जीरो है तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं कुछ तो है। हम मान के चल रहे हैं कितना, 20। अब इस 20 को जो ना, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम में हम जो कंजम्पशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट करते हैं C बार से। किससे डिनोट करते हैं? C बार से। इसको डिनोट करते हैं C बार से। C बार मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर ऑटोनोमस शब्द याद नहीं रहेगा तो आप याद कर लीजिएगा ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा याद कर लीजिएगा, ऑटो रिक्शा से आएगा आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है बच्चा? एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो कंजम्पशन बहुत नेसेसरी है, वो तो जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब ये बताइए, ये इनकम, ये कंजम्पशन हो कहाँ से रहोगे? जब इनकम ही नहीं है आपके पास तो ये कंजम्पशन कहाँ से करोगे? या तो आपने कुछ प्रीवियस में कुछ सेविंग कर रखे होंगे, सेविंग से निकाला होगा, या कहीं से पैसा बोरो करके, कहीं से लोन लेके, कहीं से बोरो करके आपने ये कंजम्पशन करा होगा, किसी से उधारी मांग के करा होगा, या आपने सेविंग को आपने तोड़ा होगा, अपने सेविंग को डिसेविंग कर दिया होगा। ठीक है, अब देखो मेरी इनकम बढ़ गई, मतलब मान लो 2020 का मैं गैप ले रहा हूँ, मेरी इनकम 0 से 20 हो गई, कंजम्पशन 20 से कितना हो गया 30, फिर इनकम बढ़ा 40 पे, कंजम्पशन कितना हो गया 40, अब इनकम 40 से 60 हो रहा है तो कंजम्पशन कितना हो गया 50, फिर कंजम्पशन बढ़ गया 60 से कितना, सॉरी इनकम बढ़ गया कितना 60 से 80, कंजम्पशन कितना हो गया 50 से 60, फिर इनकम बढ़ा 80 से 100, तो मेरी कंजम्पशन कितनी हो गई 60 to 70। यहाँ तक बात समझा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला गया वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ती चलेगी। बात समझा, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। क्या रिलेशनशिप? पॉजिटिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी मेरी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इनकम बढ़ रहा है तो भैया कंजम्पशन, हाँ भाई अब पुराने फटे कपड़े पहन रहे थे ना भैया, ब्रांडेड कपड़े ही पहनूंगा, यहाँ टैग लगा होना चाहिए लेवाइस का, है कि नहीं, एलन सोली का, ऐसे बात। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। फिलहाल इन्वेस्टमेंट तो ये प्लान्ड है कि अगले साल इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आसान करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को एकदम कांस्टेंट मान लिया है कि पूरे साल में इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 10 है, और ये कांस्टेंट मान लिया गया है। ये एजम्पशन है कि हाँ इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट मान के चले, हालांकि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है घटता रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को फिलहाल हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है इन्वेस्टमेंट को। और इस कांस्टेंट वाले इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना ले लिया 10 10 10 10 10 10 10, कंजम्पशन कितना आ गया 20 30 40 50 60 70 आ गया। अब बताओ एग्रीगेट डिमांड निकालना हो क्लोज्ड इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे हम? C+I करेंगे ना, अभी मैं बताया C+I, ठीक है, तो C+I कर दो। 20 + 10 कितना हो गया 30, एग्रीगेट डिमांड आ गया। 30 + 10 एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 40, 40 + 10 एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 50, 50 + 10 एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 60, 60 + 10 एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 70, 70 + 10 एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 80।
बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, इनकम बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप बताइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इनकम बढ़ता चला गया, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता चला, बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं इनकम और एग्रीगेट डिमांड भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। बात समझ में आया? अब इसको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल तो समझ में आ गया। अब हम लोग डायग्राम से करते हैं। किससे करते हैं बच्चा? डायग्राम से। ठीक है, फिर से करते हैं। हम कंजम्पशन मान लेते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना मान लिया बच्चा? 20। ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ में आ गया। एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम बढ़ता चला गया, कंजम्पशन भी क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। ठीक है, 10-10 से हम मार्जिन ले लेते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे कंजम्पशन भी मेरा क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान लिए? कांस्टेंट मान लिए। 10-10 का कांस्टेंट मान लेते हैं। 10-10-10-10-10 क्लियर यहाँ पे। अब एग्रीगेट डिमांड निकालो। एग्रीगेट डिमांड निकालने क्या करना है? C प्लस आई करना पड़ेगा। 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60। 60 प्लस 10 70। 70 प्लस 10 80। अब देख लो, इनकम बढ़ता चला गया, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता चला गया बच्चा? बढ़ता चला गया। अब इसको हम लोग किस में प्लॉट करेंगे? डायग्राम में प्लॉट करेंगे। और डायग्राम आप लोगों को पता होगा, डायग्राम आप लोगों ने बहुत पहले भी बना रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, बनाया गया था, आप लोग बनाए थे। ठीक है, दो एक्सिस लेते हैं। कौन सा एक्सिस लेते हैं बच्चा? ये बताइए, कौन से एक्सिस को लेते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग 10-10 का ले लेते हैं। स्केल से मेजर कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? कहाँ तक चाहिए हमको एग्रीगेट डिमांड? 80 तक। ठीक है, अब यहाँ हमको चाहिए नीचे इनकम। क्या चाहिए बच्चा? इनकम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे आप शो करेंगे इनकम। इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? वाई से। और यहाँ हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड। क्या शो करेंगे बच्चा? एग्रीगेट डिमांड। और साथ ही साथ शो करेंगे हम कंजम्पशन। ठीक है, C प्लस आई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ आप मार्क कर लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम लोग प्लॉट करते हैं। सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कितना बच्चा? 10 है। जीरो इनकम में भी 10 था, जीरो इनकम में भी 10 था। इनकम जब 20 हुआ तो कितना हुआ इन्वेस्टमेंट? 10। इनकम जब 20 हुआ तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10। इनकम जब 40 था तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 40 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 60 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम 60 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 80 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 80 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 100 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। इनकम जब 100 है तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 10। यहाँ तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहाँ पे आप बना दीजिए इन्वेस्टमेंट का कर्व। किसका कर्व बच्चा? इन्वेस्टमेंट का कर्व। क्लियर? ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व यानी आई। अब आई में आपको क्या दिख रहा है? ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। पैरेलल जाने का रीजन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने क्या मान रखा है? कांस्टेंट मान रखा है। इनकम भला बढ़ता चला गया लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरा सेम है। तो ये पैरेलल लाइन है क्या? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल लाइन। कौन सा? इन्वेस्टमेंट वाला कर्व। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्लॉट करते हैं किसको? कंजम्पशन को। तो जीरो में कितना कंजम्पशन था? 20, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। एट द लेवल ऑफ जीरो यहाँ पे क्या है?
सी बार, मतलब इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन कितना 20, इसको हम बोलेंगे सी बार से डिनोट करेंगे। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर। अब चलते हैं, इनकम कितना 20 तो कंजम्पशन कितना और 30। इनकम है 20, कंजम्पशन कितना हो गया 30, इसको यहाँ मैच कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक, इनकम हो गया 40 तो कंजम्पशन कितना हो गया 40, मतलब बराबर हो गया, इनकम 40 कंजम्पशन 40, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इनकम 60 तो कंजम्पशन कितना हो गया 50, इनकम 60 तो कंजम्पशन कितना हो गया 50। इनकम 80 तो कंजम्पशन कितना हो गया 60, इनकम 80 तो कंजम्पशन कितना हो गया 60, ये राउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। इनकम हो गया 100 तो कंजम्पशन कितना हो गया 70, इनकम 100 तो कंजम्पशन कितना हो गया 70। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो ये आपका बन के आ गया कौन सा लाइन, कंजम्पशन कर्व। कौन सा कर्व आ गया आप, कंजम्पशन कर्व। क्लियर, ये आ गया आपका कंजम्पशन कर्व। क्लियर, अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम बढ़ता चला गया तो कंजम्पशन भी क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। और कंजम्पशन कर्व स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 20 से। 20 मतलब इतना एरिया, इनकम जीरो था तब भी कंजम्पशन कितना था 20, इसका मतलब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी बार से। क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। अब इनकम जीरो था तो एग्रीगेट डिमांड कितना था 30, इनकम जीरो था तो एग्रीगेट डिमांड कितना था 30, यहाँ पे आ गया पहला। फिर इनकम 20 हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 40, 20 पे आ गया तुम्हारा यहाँ 40। इनकम 40 था, एग्रीगेट डिमांड कितना था 50, इनकम 40 एग्रीगेट डिमांड कितना 50। क्लियर। उसके बाद इनकम 60 हुआ तो एग्रीगेट डिमांड कितना 60, एग्रीगेट डिमांड भी आ गया आपका 60। इनकम 80 है, एग्रीगेट डिमांड कितना 70, एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 70। इनकम 100 है तो एग्रीगेट डिमांड कितना, इनकम 100 है यहाँ पे 100, और यहाँ से मिला लो आप एग्रीगेट डिमांड कितना 80, यहाँ से 100 ले जाओ और यहाँ से 80 लेके आओ, यहाँ पे आ जाएगा। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। क्या बच्चा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। बात समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों के गैप के बीच, इन दोनों के गैप, ये जो गैप है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो है ये एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं, और ये भी एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं है कि नहीं पैरेलल। तो इन जो दोनों का एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चा, इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चा, इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बात समझ में आया, यानी इन्वेस्टमेंट को और कंजम्पशन को हमने ऐड किया तो क्या निकल के आ गया, एग्रीगेट डिमांड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि एग्रीगेट डिमांड भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनकम बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि इनकम बढ़ते हुए एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये था एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और ये था एग्रीगेट डिमांड का आपका डायग्राम। बात समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्या शेड्यूल और डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बताइएगा यस और नो में। हाँ जी सर समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत। हाँ, जो एडी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इनकम में। एडी और इनकम का जो रिलेशनशिप है कौन सा रिलेशनशिप बच्चा, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। कौन सा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। यहाँ तक बच्चा समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक में, कौन सा, एग्रीगेट सप्लाई। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। जैसे एग्रीगेट डिमांड में आपने पढ़ रखा था, एग्रीगेट डिमांड में क्या पढ़ा था अपने बच्चा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या थे, टू सेक्टर क्लोजिंग में सी प्लस आई। अब एग्रीगेट डिमांड में जो डिमांड था वो एक्चुअल डिमांड नहीं था, वो प्लान्ड डिमांड था। सेम एज इट इज यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई में जो सप्लाई होने वाला वो एक्चुअल सप्लाई नहीं है, वो प्लान्ड सप्लाई है कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर में मैं कितना सप्लाई करूंगा। और बात अगर कर रहे हैं कि डिमांड कौन कर रहा था, एग्रीगेट डिमांड में डिमांड कौन कर रहा था, चारों सेक्टर्स कर रहे थे। चारों सेक्टर कौन कौन, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा सेक्टर कौन सा बच्चा, कौन सा, प्रोडक्शन सेक्टर, फिर तीसरा कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा कौन सा, जो फॉरेन सेक्टर्स थे।
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बात समझा, ये सारे सेक्टर्स मिलकर डिमांड कर रहे थे, क्लियर, प्लान कर रहे थे कि अगले साल कितना डिमांड किया जाएगा, उसको हम बोलते थे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब सप्लाई की जब बात आती है तो यहाँ सप्लाई कौन कर रहा है बच्चा, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, और प्रोड्यूसर ने पहले ही प्लान कर रखा है कि अगले साल मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है कि अगले साल मैं इसको सप्लाई कर सकूं। सपोज डेट मान लो इस साल प्रोड्यूसर्स ने ईवी सेक्टर्स में, एवं ईवी सेक्टर्स जब हाइप में हो रहा है ना, आजकल सबको ईवी सेक्टर्स वाली गाड़ी चाहिए, ईवी वाली गाड़ी चाहिए, है कि नहीं, तो मान लो इस साल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10,000 यूनिट सेल हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को ये दिमाग में चल रहा है कि भैया अगले साल इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ईवी सेक्टर वाली कार्स की, ईवी कार्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से प्लान कर रखा, उसके हिसाब से प्रोडक्शन शुरू हो गया होगा, क्योंकि उनको अगले साल कम से कम 20,000 यूनिट्स को सेल आउट करना है, तो 20,000 यूनिट के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया होगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई, क्या बच्चा, एग्रीगेट सप्लाई। अगर एक बात समझा जाए कि मान लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, ठीक, और एग्रीगेट सप्लाई मेरा उतना नहीं है जितना डिमांड है, तो अल्टीमेटली करना क्या पड़ता था, प्राइस को बढ़ाना पड़ता था। प्राइस को क्या करना पड़ता था बच्चा, बढ़ाना पड़ता था। प्राइस को बढ़ाने की वजह से क्या होता, डिमांड कम हो जाता था, जितना सप्लाई हो उतना डिमांड बराबर हो जाता था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम ये समझेंगे कि रिसोर्सेस मेरे पास जो है वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, इतना रिसोर्सेस है कि जितना डिमांड हो सके उतना मैं क्या कर सकता हूँ, सप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे जैसे पहले से पता है कि अगले साल 20,000 यूनिट्स का, 20,000 यूनिट्स ईवी कार का डिमांड आने वाला है, तो मैं भैया पहले से तैयार हो जाऊंगा 20,000 ईवी कार यूनिट को प्रोडक्शन करके, इसको क्या करके बच्चा, प्रोडक्शन करके पहले से तैयार होगा, भैया जितना तुम डिमांड करने वाले हो उतना मैं अगले साल सप्लाई करने वाला हूँ। एग्रीगेट सप्लाई यानी अगले साल करने वाला, डेट मीन्स ये प्लान्ड सप्लाई है, डिजायर्ड सप्लाई है, ये एक्चुअल सप्लाई नहीं है। चलते बच्चा एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने के लिए, क्या है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, और एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अब देखो ये 20,000 क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। अब 20,000 यूनिट्स जो है मान लो वो 2 लाख रुपए में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, 2 लाख रुपए में, यानी सप्लाई करके जो इनकम आया वो कितने का आया, 2 लाख का। एग्रीगेट सप्लाई अपने क्या मान लो 2 लाख का, 2 लाख का कार तो होगा नहीं, 20 यूनिट का मुझे पता है, 20,000 यूनिट्स का, लेकिन एक एग्जांपल के लिए समझ लो। और इनकम कितना जनरेट हुआ, इनकम कितना जनरेट हुआ, 2 लाख रुपए। जितना आप सेल करके सामान सप्लाई करके जो पैसा आया है वही तो आपका इनकम है ना, प्रोड्यूसर के लिए वही इनकम है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर है, इनकम मीन्स नेशनल इनकम, यानी एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होता है। इसको अभी हम लोग शेड्यूल के थ्रू समझेंगे, फिलहाल एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्लान किया गया है प्रोड्यूसर के थ्रू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बात समझ में आ गया। एस रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। एस रिफर्स, एस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, रिफर्स ओनली टू द प्लान प्रोडक्शन, किसको, प्लान्ड प्रोडक्शन को, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन, और डिजायर्ड प्रोडक्शन एक अकाउंटिंग ईयर का। बात समझ में आ गया। इट डज नॉट रेफर टू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मीन्स एक्चुअल प्रोडक्शन को ये रेफर नहीं करता, ये प्लान्ड प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन को रेफर करता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलते हैं अब सीधे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल और एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम को लेके। फिलहाल जो हमने जो डायग्राम लिया है, जो शेड्यूल लिया है, उस शेड्यूल में जो भी फिगर्स है वो प्रीवियस वाले जो एग्रीगेट डिमांड में पढ़ाया था मैंने, सेम फिगर्स को मैंने उठा लिया है। अब देखिए यहाँ पे इनकम 0 था तो कंजम्पशन तो कुछ हो गए 20। ये कौन सा कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम 20 हुआ था, कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। इनकम 40 हुआ था, कंजम्पशन क्या हो गया, 40। इनकम 60 हुआ था, कंजम्पशन कितना हो गया, 50। इनकम 80 हुआ था, कंजम्पशन कितना हो गया, 60। इनकम 100 हुआ था, कंजम्पशन कितना हो गया, 70। अब फिलहाल एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ ये समझिए कि एग्रीगेट डिमांड में, कहाँ पर बच्चा, एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में जो कंपोनेंट्स थे हम लोग के वो क्या था, C प्लस आई। अब एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होने वाले हैं वो C प्लस एस होगा, C प्लस एस। ऐसा क्यों, ये C क्या है, S क्या है। एक बात बताओ, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, आपकी इनकम 100 रुपीज़ की है, क्या करोगे 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ में कम से कम 80 रुपये का आपने कहीं ना कहीं कंजम्पशन कर दिया होगा, कहीं ना कहीं कंजम्पशन कर दिया होगा, कुछ रोटी खा लिया होगा, बर्गर खा लिया होगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम किया होगा, कपड़ा वपड़ा खरीद लिया होगा। और कहीं ना कहीं 20 रुपये का आपने क्या कर दिया,
सेविंग कर दिया, 20 रुपये का क्या आपने सेविंग किया। तो 80 + 20 कितना हो रहा है बच्चा, 100। 80 + 20 कितना हो रहा है, 100। यानी इनकम तो आया 100 रुपये, 100 रुपये में से 80 रुपये आपने क्या किया, कंज्यूम किया, और 20 रुपये क्या किया आपने, सेव किया। एक पार्ट उसका एक बचा के रखा, ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज आता है तो वो आप टैकल कर लेंगे। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या आ रहा है बच्चा, इनकम। कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या आएगा बच्चा, इनकम। इनकम यानी एग्रीगेट सप्लाई। बताए थे इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होता है, सेम, दोनों सेम होता है। एग्रीगेट सप्लाई का क्या कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या आ जाएगा आपका, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनकम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम। क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम। अब सुनो, 0 इनकम था, कंजम्पशन 20 था, तो सेविंग कितना हुआ आपका, सेविंग तो हो गया सर -20। अब बोले सर सेविंग कैसे होगा -20, सेविंग तो होना नहीं चाहिए, सेविंग तो 0 होना चाहिए। सही बात है, सेविंग 0 होना चाहिए, सेविंग तो 0 है ही, लेकिन वो 20 रुपये का जो कंजम्पशन आपने किया, तो किया कहाँ से आपने, ऑब्वियसली जो आपने सेविंग करके रखा था उसमें से माइनस किया, उसमें से निकाला, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं, डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग। नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे इनकम 20 था, तो कंजम्पशन कितना किया आपने, 30। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपने नेगेटिव सेविंग किया, कहीं ना कहीं सेविंग से पैसा निकाला, 10 रुपया माइनस हो गया। इनकम 40, कंजम्पशन 40, यानी कोई सेविंग नहीं, 0। इनकम 60, कंजम्पशन 50, यानी अब सेविंग स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेविंग। क्या बोलेंगे बच्चा, पॉजिटिव सेविंग। यहाँ तक आपका था क्या, नेगेटिव सेविंग, यहाँ कोई सेविंग नहीं। अब यहाँ से सेविंग स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेविंग। 80 इनकम था, 60 कंजम्पशन था, तो कितने का सेविंग कर लिया आपने, 20 का। 100 इनकम था, 70 का कंजम्पशन कर लिया, तो कितने का सेविंग हो गया आपका, 30 का। ये हो गया आपका नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग बोलेंगे। और ये हो गया आपका पॉजिटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग। बात समझ में आ गया। यहाँ जो सेविंग जो आपने -20 या -10 देखा, ये ना जो कंजम्पशन के लिए जरूरी था, इनकम नहीं था, फिर भी आपने कंजम्पशन किया, तो पक्का है कहीं से आपने जो सेविंग किया था उसमें से निकाला होगा, या कहीं से बोरो किया होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग है या नहीं बच्चा, C+S। तो अब हम निकालते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक, कंजम्पशन कितना 20, सेविंग कितना -20, 20 प्लस -20, तो 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -20, 20 - 20 कितना हो जाएगा, 0। ठीक, 30 - 10 कितना हो जाएगा बच्चा, 20, 40 + 0 40, 50 + 10 60, 60 + 20 80, 70 + 30 100। बात समझ में आया कि नहीं आया। कंजम्पशन प्लस सेविंग करना है, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। 20 था कंजम्पशन, सेविंग मेरा -20 था, तो कितना हो गया, एग्रीगेट सप्लाई 0। कंजम्पशन 30 था, सेविंग मेरा -10 था, तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया, 20। कंजम्पशन 40 था, सेविंग 0 था, तो 40 + 0 कितना हो गया, 40, 40 + 0 40। और अगले में चलते हैं, 50 था आपका कंजम्पशन और सेविंग था 10, यानी 50 + 10 कितना हो गया, एग्रीगेट सप्लाई 60, 60 + 20 कितना हो गया, 80, 70 + 30 कितना हो गया, 100। बात समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे डायग्राम में, देखो क्या एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम है। देखो तो अभी मैंने बताया था ना, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम है और नेशनल इनकम बराबर होता है। देखो इनकम 0, एग्रीगेट सप्लाई 0, इनकम 20, एग्रीगेट सप्लाई 20, इनकम 40, एग्रीगेट सप्लाई 40, इनकम 60, एग्रीगेट सप्लाई 60, इनकम 80, एग्रीगेट सप्लाई 80, इनकम 100, एग्रीगेट सप्लाई 100। दोनों सेम है। ये प्रूफ करता है कि इनकम किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। जो मैंने आपको बता रखा था, इनकम किसके बराबर है, इनकम बराबर है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। यानी नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम चीज है। बात समझ में आया। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं किस पे बच्चा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, यानी डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस, इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आ गया 100। ये क्या आपका बच्चा, इनकम। ठीक, यहाँ हम लोग ले लेंगे एग्रीगेट सप्लाई, एस। क्या ले लेंगे बच्चा, एस, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या है, C+S। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100। चलिए अब हमको एग्रीगेट सप्लाई का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। चलिए अब देखो जब इनकम जीरो था, तो एग्रीगेट सप्लाई कितना था, जीरो था, यहाँ पॉइंट कर लीजिए। इनकम 20 था, एग्रीगेट सप्लाई कितना था, 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यह बीच में आ गया। एग्रीगेट सप्लाई 40 था तो इनकम कितना था, 40, इनकम 40 था और एग्रीगेट सप्लाई 40 था, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इनकम कितना 60 तो एग्रीगेट सप्लाई कितना 60 पे आ जाओ, आ गए, यहाँ पे आ गया, ठीक। इनकम 80, एग्रीगेट सप्लाई कितना 80, इनकम 80 है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, वो भी 80 है। अब इनकम कितना 100, एग्रीगेट सप्लाई 100, इनकम 100 है तो इनकम 100 से उठाओ और एग्रीगेट सप्लाई 100 से लाओ, कितना आ गया यहाँ पे। अब जो लाइन आप खींचेंगे ये आपका आ गया एग्रीगेट सप्लाई लाइन, और ये ना 45 डिग्री एंगल लाइन है। कौन सा लाइन है, 45 डिग्री एंगल लाइन। अब अच्छा इसको 45 डिग्री एंगल लाइन क्यों बोला गया। अब देखिए यहाँ पे खेल ये है कि एग्रीगेट सप्लाई के जो लाइन को 45 डिग्री लाइन बोला गया है। पहली बात इसको समझिए, आपने ये जाना होगा कि डायग्राम बनता कैसे। ये आपका एक्स एक्सिस होता है कि नहीं बच्चा, ये आपका वाई एक्सिस होता है कि नहीं, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस होता है, राइट, ये आपका माइनस वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं बच्चा, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। फिलहाल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, बस इतने को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले रहे हैं, बाकी सबको हम लोग नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको पहले हटा दो, इसको पहले हटा दो। अभी समझ में आ जाएगा कि आपने ये 45 डिग्री एंगल लाइन क्यों बोला, उसको क्यों बोला, क्योंकि ये 90 डिग्री होती है। कितना डिग्री बच्चा, 90 डिग्री। जब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों सेम है, दोनों क्या बच्चा सेम है कि नहीं। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या है, सेम है। जैसे इनकम की बात की जाए 0, 20, 40, 60, 80 और 100। एग्रीगेट सप्लाई कितना है, 0, 20, 40, 60 एंड 80 एंड 100, है कि नहीं है बच्चा, है ना, ठीक। दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो 1:1 बोल सकते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल है, तो 1:1 बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं आप, कॉमर्स वाले बच्चे आपको पता है दोनों अगर इक्वल है तो 1:1 बोल सकते हैं। यानी एक हिस्सा इनकम का, एक हिस्सा किसका, एग्रीगेट सप्लाई का, है कि नहीं। तो बताओ 90 डिग्री है, अगर दोनों को 1:1 के रेशियो में बांटा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई के पास 45 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और इसके पास 45 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई का कौन सा बनता है, 45 डिग्री एंगल बनता है। कितना बच्चा, 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल होता है, 90 का हाफ 45, यानी आधा क्या है आपका इनकम, आधा क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई। ये होता है 45 डिग्री लाइन। क्या होता है बच्चा, 45 डिग्री लाइन। क्यों, क्योंकि इनकम बराबर एग्रीगेट सप्लाई, इनकम भी बराबर एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर है। तो अगर 90 डिग्री है, अगर इस एंगल का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो अगर इसको बांटा जाए तो कितना कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या बच्चा, 45 डिग्री लाइन। बात समझ में आया कि नहीं आया, एग्रीगेट सप्लाई समझ में आ गया। क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, जो एक प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक, प्लान्ड प्रोडक्शन, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन। प्लान्ड प्रोडक्शन की बात हो रही है बच्चा, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। और यहाँ जो आपको -20 -10 दिख रहा है, ये क्या है, नेगेटिव सेविंग, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। और यहाँ पे आपका पॉजिटिव सेविंग, जहाँ वो सेव करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गया बच्चा, ये था आपका एग्रीगेट सप्लाई। इस पार्ट में तो हमने कंप्लीट कर लिया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब बाकी के बाद जितने हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट जरूर करिएगा। और बाकी जो मैंने सवाल पूछे हैं उसके कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और एक लास्ट में को लीजिएगा कि आपको फुल वीडियो समझ में आया कि नहीं। यस सर लिख के लिख दीजिएगा, यस सर लिखेंगे मुझे समझ में आ गया, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप नो सर लिख दीजिएगा, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में नहीं आया। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।